बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स, मैं हूं मऊज़ और आप देख रहे हैं एग्जाम पैन। अच्छा एस्पायरेंट्स, जब एक स्टूडेंट एक एस्पायरेंट अपने सफ़र का आगाज़ करता है, अपनी जर्नी का आगाज़ करता है, तो बड़ा मोटिवेटेड होता है, ठीक है ना। मुख्तलिफ सेशंस लेता है, मुख्तलिफ अकेडमी ज्वाइन करता है, ठीक है। और जैसे ही यूनिवर्सिटी से निकलता है तो सबसे पहला काम वो ये करता है कि ये जो वन पेपर जॉब्स होती हैं इनके लिए पेयर होना स्टार्ट करता है, ठीक है। बैक ऑफ द माइंड उसकी चीज़ ये चल रही होती है कि यार मेरी साथ कोई सैलरी लग जाएगी, पेरेंट्स का प्रेशर भी मेरे से खत्म हो जाएगा, 26 साल उन्होंने मुझे पढ़ाया, मेरे ऊपर इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है। अब मुझे उन्हें कुछ कमा के देना चाहिए, फिर मैं रिलैक्स होकर ना अपने एग्जाम की तैयारी करूंगा, ठीक है। इस तबु दो में एक तो वो लाखों रुपए खर्च कर देता है, ठीक है, मुख्तलिफ अकेडमी सेशंस को देकर, ठीक है। और फिर जिंदगी के 26 23 28 साल तो उसने तालीम में लगा दिए, ठीक है। उसके बाद 2 3 4 साल वो मजीद इस सफर में लगा देता है, ठीक है। और इस आफ्टर दिस ह्यूज इन्वेस्टमेंट वो इस नतीजे पर पहुंचता है कि यार ना तो मुझसे कोई वन पेपर जॉब का टेस्ट निकल पा रहा है, ना तो मुझे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकल पा रहा है, ठीक है। बल्कि वो तो रियलाइज करता है कितने साल पढ़ने के बाद भी मैं अंदर से बिल्कुल खाली हूँ, ना मुझे बुक पढ़नी आती है, ना मुझे ऐसे लिखना आता है, ना मुझे करंट अफेयर पाकिस्तान अफेयर। बल्कि वो रियलाइज करते हैं कि ये तो बड़ी बातें हैं, मुझे तो पैराग्राफ बनाना नहीं आता, बल्कि मुझे तो सेंटेंस लिखना भी नहीं आता, ठीक है। ये मैं आपको उस एस्पायरेंट का बता रहा हूँ जो अपनी जिंदगी के 2 3 4 कीमती साल दे चुका है, ठीक है, इस सफर को, ठीक है। अच्छा, तो ये वो टाइम होता है कि एक एस्पायरेंट जो है ना इतना डिप्रेस हो जाता है और इतना डीमोटिवेटेड हो जाता है कि मैं आपको क्या बताऊं, ठीक है। आप अच्छा, आप दुनिया के किसी भी कामयाब इंसान की जिंदगी उठा के देखो, बल्कि मैं आपको भी एक केस स्टडी बताऊं, यूट्यूब पे जाओ, किसी भी सीएसपी का इंटरव्यू उठाओ, उस इंटरव्यू में आपको एक बात लाजमन मिलेगी, ठीक है। सबके में ना मिली 90% की में लाजमी मिलेगी कि यार एक ऐसा टाइम आया जब मैं इतना डीमोटिवेटेड हो गया, मैं इतना डिप्रेस हो गया कि मैंने कहा छोड़ देता हूँ यार इस सफर को, ठीक है। और यकीन मानो दुनिया के 70 से 80% लोग यहाँ पर हार मान जाते हैं, यहाँ पर गिव अप कर जाते हैं, ठीक है। सिर्फ 20% लोग ऐसे होते हैं जिनकी पॉलिसी होती है जी नेवर गिव अप। और याद रखो, दुनिया इन्हीं लोगों को सलाम करती है जो हार कभी नहीं मानते। नहीं तो देख लो इमरान खान को, ठीक है। अब इमरान खान की मिसाल ले लो, जब भी आप उसके इंटरव्यू सुनो ना तो वो क्या कहेंगे आपको, वो कहेंगे कि यार मैं जब भी कोई मैच हारा हूं ना तो मैं रात को बैठा हूं, मैंने अपना जायजा लिया है, ठीक है। ये जायजे को जरा गौर करना, मैंने अपना एनालिसिस किया, ठीक है, मैंने ऑब्जर्व की अपनी गलतियां, और अगले दिन जब मैं ग्राउंड में उतरा हूं तो मैं उससे अच्छा प्लेयर था जितना कि मैं कल था, ठीक है। सो एक चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि अगर आपको जिंदगी में फेलियर आ रहे हैं तो आप ये ना समझो आप नाकाम हो रहे हो, ठीक है। गिरते हैं पुत्र शाह सवार मैदानी जंग में, वो तिफली क्या जो घुटनों के बल चले, ठीक है। फेलियर जो है ये इंसान को सिखाने के लिए आता है। और ये जो 20% लोग हैं ना, जब ये ठान लेते हैं कि यार हमने हार तो नहीं माननी, फिर ये पीछे मुड़ के देखते हैं कि यार ये जो मैंने इतने साल लगाए इनमें मैंने गलती कहाँ पे की, ठीक है। अब मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं, मुख्तलिफ किस्म के रास्ते फॉलो करते हैं। देखो अल्लाह से इंसान जिस वक्त कोई रास्ता मांगता है अल्लाह से लाजमन देता है, ठीक है। अब किसी को अल्लाह किस तरीके से बताएगा, किसी को किस तरीके से बताएगा, बताएगा सबको, वो सारे आके एक ही जगह पे पहुंचेंगे, ठीक है। वो आगे पहुंचेंगे अपने मसाइल पे। और मैं आपको बताऊं, आप पूरी दुनिया की एस्पायरेंट कम्युनिटी देख लो, ठीक है। एस्पायरेंट्स, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि ये जो एग्जाम है ये यूपीएससी और सीएसएस ये अंग्रेज दे के गया, ठीक है। ये अंग्रेज का कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इसलिए आप उनकी भी जिंदगी उठा के देख लो जो अंग्रेजों की किताबें, ठीक है, उनके एस्पायरेंट्स की भी किताबें लिखी हुई हैं। यहाँ से भी किताबें भी उठाओ, यूट्यूब भी उठाओ, जिंदगियां भी उठाओ, तो आपको जो मसाइल मिलेंगे ना, जब वो जो इतना टाइम जाया करने के बाद, इन्वेस्टमेंट करने के बाद एक बंदा आके ऑब्जर्व करता है कि यार क्या मसाइल थे मेरी जर्नी में, तो पुत्र वो ये 10 मसाइल होंगे, 11वां मसला कोई भी नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ ये वो 10 मसाइल होंगे जो इतनी जिंदगी लगा के वो लोग यहाँ तक पहुंचे होंगे, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि आपकी जिंदगी के वो 5 10 साल जाया ना हो, वो लाखों रुपए जाया ना हो, आपकी जिंदगी से वो इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटीज ना जाएं जो बहुत से लोगों की हाथों से चली गई, तो एग्जाम पैन का ये 40 डेज स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये रूट कटिंग प्रोग्राम आपके लिए। जैसे मैं रूट कटिंग प्रोग्राम क्यों कहता हूँ, ये बड़ी मजे की बात है, मैं आपको बताऊँ, बहुत मजे की बात है। और आपका इतना बड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करेगी कि आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे तो सिर्फ 10 मसाइल लिखे हुए हैं, ठीक है। कितने मसाइल लिखे हुए हैं यहाँ पे, 10। अच्छा, अब देखो, अब मैं किसी एस्पायरेंट से बोलूँ ना कि मुझे मसाइल गिनवाने शुरू करो, तो जिसने 1 महीना भी तैयारी की है ना वो कम से कम मुझे 100 मसाइल गिनवा देगा, और जो पुराना एस्पायरेंट है वो तो 1000 मसाइल ऐसे गिनवा देगा, ठीक है। तो ये 10 मसाइल फिर यहाँ पे क्यों लिखे, आया वो लोग जिन्होंने इतनी जिंदगियां लगा दी उन्हें समझ कम थी, नहीं। अब मैं बताता हूँ कि ये रूट कटिंग प्रोग्राम क्यों है। देखो मिसाल में देता हूँ, ये दरख्त है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ड्राइंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है, ये दरख्त की शाखें हैं, ठीक है, ये दरख्त की शाखें, ये दरख्त है, ये दरख्त की शाखें, ड्राइंग को जरा इग्नोर करना, ये दरख्त है, ये दरख्त की शाखें। अच्छा देखो, आप जो 1000 मसले गिनवा रहे हो ना वो सारी शाखें हैं, ऐसे राइटिंग, पैराग्राफ डेवलपमेंट, नोट्स बनाने, करंट अफेयर, पेपर प्रेजेंटेशन, आयतें कितने देनी है, हेडिंग्स कैसे बनानी है, ठीक है, टॉपिक को डीकंस्ट्रक्ट किस तरह करना है, ये सारी क्या चीज़ें हैं,
ये शाखें हैं, ठीक है। अब हर 100 मसाइल की ना नीचे एक जड़ होती है, ठीक है। हर 100 मसाइल की नीचे एक जड़ होती है। अच्छा, मैं आपको भी बताता हूँ कि आपको हमेशा सेशंस जो हैं वो ऊपर शाखों पे मिलेंगे, ठीक है। शाखें, ये जो मसले हैं ना, इन शाखों को मसले समझो, ठीक है। ये मेन मसला है और ये ऊपर जो उसके सब इश्यूज हैं, ठीक है। सेशंस हमेशा सब इश्यूज को टॉपिक हिट कर रहे होते हैं, कभी भी जड़ को हिट नहीं कर रहे होते। और यही वजह है कि एक बच्चे के जिंदगी का वक्त ज़ाया होता है। मैं भी आपको समझाता हूँ। अब देखो, आप मुझे बताओ, अगर तो ये जो जिस तरह 10 मसाइल हैं, अगर आप 10 दरख्तों की जड़ें मार दोगे तो ये जो ऊपर इनकी लाखों शाखें थी, हर शाख पे उल्लू बैठा है अंजाम गुलिस्तान, क्या होगा? ये हर शाख पे जो सेशन हो रहा था, हर शाख पे एक दुकान चल रही थी, ये तो लाखों दुकानें बंद हो जाएंगी, ठीक है। ये सिर्फ आपने आपने नीचे से सिर्फ एक जड़ मार दी, ये ऊपर से 500 दुकानें तो बंद हो जाएंगी। एक नंबर 1। नंबर 2, एक दफा आपने जड़ को मार दिया, फॉर एग्जाम्पल आपने एक बच्चे को एक जड़ जड़ को मार दिया, आपने उसे एक बुनियादी कॉन्सेप्ट सिखा दिया। अब ये जो ऊपर शाखें हैं ये तो निकलेंगी ही नहीं, उसका तो नीचे से कॉन्सेप्ट ही ठीक हो गया, ठीक है। अब उसे ऊपर ये जो 50 सेशन हैं ये लेने की जरूरत ही नहीं, ये एक सेशन उसका सारा मसला हल करेगा। इसलिए जिन लोगों को, ज्यादातर लोगों को पता है ये रूट कॉजेज, मगर इन रूट कॉजेज को एड्रेस इसलिए नहीं किया जाता कि ऊपर से फिर ये सारी दुकानें जो हैं वो बंद हो जाएंगी, ठीक है ना। वो भी मैं आपको समझाता हूँ, वो भी आपको ये बात समझ आ जाएगी, ठीक है। सो पुत्र, इफ़ यू वांट कि आपकी ज़िंदगी का ये वक्त ज़ाया ना हो, तो पाकिस्तान भर से सीरियस तरीन स्टूडेंट्स को जो है वो मैं इनवाइट करता हूँ इस सेशन के लिए। ये 40 डेज़ की हमारी वर्कशॉप होगी। और इसमें ये नहीं है कि मैं सिर्फ आपके इन मसाइल को डील करूँगा, बल्कि मैं इस वर्कशॉप में आपको चंद ऐसी टेक्निक्स दूंगा, ठीक है, जिनको इस्तेमाल करके ना सिर्फ मैंने मुख्तलिफ गवर्नमेंट जॉब्स के वन पेपर जॉब्स के जो हैं टेस्ट को क्लियर किया, बल्कि उनमें टॉप पोजीशंस हासिल की, टॉप मेरिट नंबर्स पर रहा, ठीक है। ड्यूरिंग दैट सेशन में आपके साथ वो मेरिट्स, वो पोजीशंस, अपने नोट्स, अपनी टेक्निक्स, ठीक है, ये टेक्निक्स जो है वो एक ज़माने में मैंने हासिल किया। अच्छा, वो मैं शेयर करूँगा इस सेशन में। मगर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर आपके माइंड में हो तो मैं कोई अफलातून स्टूडेंट नहीं हूँ, ये याद रखो, ठीक है ना। मेरा CGPA 2.6 है, ठीक है। मैंने 4 साल की डिग्री 5 साल में की। मैंने 10 से 11 पेपर अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में फेल किए, ठीक है। ये बात बताने का मकसद ये बातें बताता कोई नहीं है, मैं कोई अफलातून नहीं हूँ, ठीक है। तो फिर आपके माइंड में आता होगा कि यार अगर अफलातून नहीं हो तो फिर कह रहे हो फलां 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 10 टेस्ट हमने टॉप कर लिए, तुम अफलातून नहीं हो तो फिर तुम क्या हो? नहीं, मैं आपको बताऊंगा। देखो, मेरे साथ भी 2 साल बाद वो डीमोटिवेशन वाला फेज आया, फिर मुझे रियलाइजेशन हुई। उस रियलाइजेशन के बाद मैंने आपको बताया मैंने यूनिवर्सिटी में 5 साल गुजारे, 3 साल का मेरा लर्निंग पीरियड था, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कि उसमें किस तरह ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं इनके लिए किस तरह मेरी स्किल्स डेवलप हुई। आप मेरे जाके सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स देख लो, आप देख लोगे उन पे मेरी स्किल्स क्या हैं। और ये जो MCQs के लिए जो मैंने 10 टेक्निक्स डेवलप की, ठीक है, ये 3 साल में हुई। मैं आपको सारी वो जो यूनिवर्सिटी टाइम है मैं ड्यूरिंग सेशन पिक्टोरियल फॉर्म में बताऊंगा। ये वो टाइम है, मैं इतनी मेरी उम्र थी और मैं अभी इस स्टेज पे था, फिर इस तरीके कार से ये मैं आपके साथ ये सारा जर्नी इसमें शेयर करूँगा। अच्छा, अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग आ जाते हैं जी कि आखिर वो क्या मसाइल होते हैं जो एक स्टूडेंट को जो है ना, वो क्या जड़ें होती हैं जो एक स्टूडेंट की जो है वो ज़िंदगी बर्बाद कर देती है। ज़िंदगी बर्बाद करने का मैं इसलिए कहता हूँ कि यार 2-3 साल बाद अगर एक बंदे ने 2-3 साल बाद अपना सफ़र छोड़ दिया, 80% लोगों ने, मतलब है उन 80% लोगों ने तो अपने ख्वाब छोड़ दिए, उनकी तो सारी ज़िंदगी बर्बाद होगी। 2 साल तो ना हुए, उनके जो ख्वाब थे जी, वो जी सब्ज़ नंबर बत्ती होगी और पीछे गार्ड होंगे, वालिदैन की इज्जत होगी, सोशल रिकग्निशन होगी, ठीक है, लोगों की खिदमत करूंगा, अपने मुल्क का नाम रोशन करूंगा, वो सारे ख्वाब तो गए, वो मरवत वाली बात है, बढ़ गए। सो वट आर दोज इशूज़ कि वो जो एक बंदे को इस हद तक डिप्रेस कर देते हैं, ठीक है। और मैं आपको बताऊं, अगर आप 1 महीना भी आपने अगर CSS के लिए, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी की, अगर आप सिर्फ 1 महीने के लिए भी एस्पायरेंट होना, ये सारी बातें आपको मेरी अभी समझ आने लगी हैं। क्यों? देखो, एक बंदे ने जाना लाहौर था, वो कराची की तरफ चल निकला, भले वो 10 कदम चला है या 10 किलोमीटर चला है, उसे जब आप बताओगे ना कि तुम गलत जा रहे हो, उसे एकदम समझ आ जाएगी और वो अपना रास्ता बदल लेगा। इसलिए अगर आप 1 महीने के एस्पायरेंट हो या 10 साल के एस्पायरेंट हो, ये सारी बातें भी आपके माइंड में उतरने लगी हैं। और फिर मैं आपको बताता हूँ कि इस सेशन में किस तरीके कार से हम लोग इन चीज़ों को डील करेंगे। अच्छा पुत्र, सबसे पहला इशू जो एक बच्चे को आता है वो ये आता है कि ऑनलाइन जब मटेरियल इतना पड़ा हुआ है ग्रामर पे, ठीक है, बुनियाद ग्रामर है, ठीक है, ऑनलाइन मटेरियल इतना पड़ा हुआ होता है ग्रामर पे। आप यूट्यूब के चैनल्स उठा के देखो, ठीक है, एक बंदा जिस वक्त CSS की तरफ आता है वो सबसे पहले ग्रामर को हिट करता है, ठीक है। वो जब यूट्यूब पे जाता है वो देखता है कि यार एक एक बंदा है, वो पता नहीं फलां गुरुजी और फलां, उसकी प्ले लिस्ट में जाते हैं, एक एक की प्ले लिस्ट में 1500 वीडियोस पड़ी हुई होती हैं, ठीक है। फिर वो देखता है रैन एंड मार्टिन, फिर वो देखता है फलां, वो तो करते करते इतना ज़्यादा मटेरियल बना हुआ होता है कि वो बच्चा कहता है कि यार ये तो मुमकिन ही नहीं है मुझसे। और ये चीज़ उसको लेके आती है PhD इंग्लिश सिंड्रोम की तरफ। ये PhD इंग्लिश सिंड्रोम क्या होता है, ठीक है, ये वो जगह आती है कि एक बच्चा CSS PMS को तो भूल जाता है,
उसे उसके माइंड से ये निकल जाता है कि मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए मैंने ग्रामर खोली थी, वो इंग्लिश में पीएचडी करने लग जाता है बस, ठीक है। इंग्लिश की इतनी पेचीदगियों में घुस जाता है कि एक तो उससे वो अपना सफर हाथ से निकल जाता है, और दूसरा ये चीजें उसे डिप्रेशन और डीमोटिवेशन की तरफ लेके जा रही होती हैं, ठीक है। उसका बैकग्राउंड तो इंग्लिश का नहीं है, उसे तो इंग्लिश में पीएचडी तो नहीं करनी थी, बट ये चीजें जो है उसे जो है डिप्रेस करती जा रही होती हैं, ठीक है। फिर तीसरी चीज आ जाओ, तीसरा सबसे बड़ा मसला बच्चे को ये आता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच पे उसकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होती। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ना होने का क्या मतलब है, यार जी मुझे भी तो पता है नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग, बट जब हम लोग सीएसएस और पीएमएस के पास पेपर उठाते हैं, ठीक है, जिस वक्त हम प्रेसिंग और कॉम्पोजिशन का पेपर उठाते हैं, उसमें सेंटेंस करेक्शन देखते हैं, उसमें पंचुएशन वाला पार्ट देखते हैं, उसमें प्रपोजिशन वाला पार्ट देखते हैं, तो 99% उसमें से हमें कोई चीज भी नहीं आ रही होती, ठीक है। तो ये वो टाइम होता है कि हम कहते हैं यार हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच भी आते हैं, बट सीएसएस इतना मुश्किल एग्जाम है कि आने के बावजूद भी मुझे यहाँ पे वो चीजें हल नहीं कर पा रहा, ठीक है। जबकि अक्सरियत इसके जो असलियत है वो इसके बरक्स होती है, वो मैं आगे भी आपको जाके बताता हूँ। बट अगेन ये एक ऐसी चीज आती है कि स्टूडेंट को डीमोटिवेट डिप्रेस कर देती है, एहसास कमतरी का शिकार बना देती है कि यार नहीं मुझसे नहीं होगा, ठीक है। फिर इन तीन चीजों को मैं एक जगह डिस्कस करता हूँ। सेंटेंसेस, हमें प्रैक्टिकल यूजेज नहीं पता होता और इनकी टाइप्स हमें नहीं पता होती, नाम पता होते हैं, इनकी टाइप्स का काम हमें नहीं पता होता। सेंटेंस स्ट्रक्चर, आप जब भी अपनी किसी टीचर से एवेल्युएशन करवाओगे ना असाइनमेंट, वो आपको कहेंगे जी आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर में कुछ इशू है, ठीक है। बट वो कभी आपको बताएंगे नहीं कि ये सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, और इसमें उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि सेंटेंस स्ट्रक्चर इस तरह की चीज है ही नहीं कि 5 मिनट 10 मिनट या 1 घंटे या 2 घंटे या 1 दिन या 2 लेक्चर्स में समझाई जा सके, ये एक पूरा सब्जेक्ट है, ठीक है। फिर टेंसेज हमें नहीं आते, और उसमें ये जो ग्रामेटिकल एग्रीमेंट्स हैं वो मैं आगे बताता हूँ कौन कौन से हैं, वो हमें नहीं आते। इस वजह से होता यह है, बुनियाद हमें यहाँ पे नहीं आ रही होती, और हम समझते हैं हमें ऐसे राइटिंग नहीं आती, हमें पैराग्राफ डेवलपमेंट नहीं आती, हमें करंट अफेयर और पाकिस्तान अफेयर का पेपर लिखना नहीं आता, हमें हेडिंग्स बनानी नहीं आती, हमें बुक पढ़नी नहीं आती, जबकि रूट कॉज यहाँ पे लाई कर रही होती है, और हम शाखों पे लगे हुए ना सेशंस ले रहे होते हैं। और ये चीज जो है ना हमारी अगेन हमें क्या करती है, डिप्रेस करती है, डीमोटिवेट करती है। और इस अगेन इस चीज के साथ पंचुएशंस भी, पंचुएशंस इंतहाई मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है सीएसएस का, मैं आपको बताता हूँ कैसे। और इस पे कोई बात ही नहीं करता सीएसएस, ऐसे की आउटलाइन पे जिस वक्त आओ ना तो सबसे ज्यादा काम इन चीजों को होता है, ठीक है। अच्छा, फिर एक बच्चे को जो नहीं हो रहा होता, डीमोटिवेट नहीं हो रहा होता, वोकैबुलरी पे आता है तो भला भला डीमोटिवेट हो जाता है, ठीक है। वोकैबुलरी कोई 1000 लफ्ज याद कर रहा होता है, कोई आइल्स की याद कर रहा होता है, कोई कौन सी याद कर रहा होता है, और पेपर में किसी को एक लफ्ज वोकैबुलरी का नहीं आ रहा होता, ठीक है। लिखते वक्त एक लफ्ज जहन में नहीं आता कि वोकैबुलरी जो है मैंने कोई 10,000 लफ्ज याद भी किए थे। वोकैबुलरी का जो जहन होता है ना, वो भी बंदे को क्या करता है, डिप्रेस करता है, डीमोटिवेट करता है। आफ्टर दैट बुक रीडिंग हमें नहीं आती, हम जब बुक उठाते हैं हमें नींद आ जाती है, ठीक है। कभी कभी पूरा पेज पढ़ लेते हैं, माइंड सोया हुआ होता है, बस लफ्जों में पढ़ के तो बात खत्म हो जाती है, एक लफ्ज बुक की समझ नहीं आती। और बुक से जिस वक्त वोकैबुलरी देखने लगते हैं तो पूरे दिन में बस एक पेज ही पढ़ते हैं, और सारी वोकैबुलरी देख के लिख के भी उस एक पेज की भी हमें समझ नहीं आती, नोट्स लेना तो दूर की बात, हम समझ ही नहीं पाते कि बुक वाला हमें क्या कहना चाह रहा है। और फिर वो जो लोग कहते हैं जी मैं हफ्ते में 3 बुक्स खत्म करता हूँ महीने में, जब हम ये बात सुनते हैं ना हम कहते हैं ओ यार ये तो किसी और ही मखलूक का काम है, मेरे बस की बात नहीं है। अगेन क्या होता है, डिप्रेशन और डीमोटिवेशन। आखिरी चीज, ज्यादातर हम लोगों के माइंड में ये होता है ना कि ये जो एमसीक्यूज वाले टेस्ट होते हैं ना, जॉब्स होती है ना, वन पेपर, इनकी तैयारी अलहदा से होती है, और सीएसएस पीएमएस और पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी अलहदा से होती है। बहुत सारों के माइंड में ये होता है पहले ये करूंगा फिर ये करूंगा, और कोई कहते हैं जब तक मेरा ये ना हो जाए मैं कुछ भी और नहीं करूंगा, ठीक है। ये दोनों कॉन्सेप्ट्स गलत हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारे सेशन में हम लोग इन मसाइल को किस तरीके कार से डील करेंगे, ठीक है, और आपको इंशाल्लाह मजा आएगा। देखो, हमारा सेशन सिर्फ आपके इन प्रॉब्लम्स को हल नहीं करेगा, मैंने आपको पहले बताया, बल्कि आपको हेल्प करेगा गवर्नमेंट जॉब सिक्योर करने में विद माय प्रैक्टिकल एंड प्रूवन मेथड्स। सबसे पहले वन विंडो ग्रामर शॉप होगी हमारी, ठीक है। इसमें होगा ये, इसमें होगी सेटिंग ऑफ क्लियर बाउंड्रीज टू ओवरकम पीएचडी इंग्लिश सिंड्रोम, ठीक है। आपको ये जो यूट्यूब, बल्कि सारी दुनिया का जो यूट्यूब है ना, ठीक है, उस पर जितनी ग्रामर रिलेटेड वीडियोस पड़ी हुई हैं, ठीक है, इंशाल्लाह बड़ी बात नहीं करता, मोस्ट ऑफ देम ये जो रेन एंड मार्टन और मुख्तलिफ रिकमेंडेड बुक्स हैं, मोस्ट ऑफ देम इन सब का तावीज़ बना के पानी में घोल के आपको इस सेशन में मैं पिला दूंगा। उसके बाद आपको किसी बंदे की यूट्यूब की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी किस्म की कोई बुक आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं दरअसल इशू ये आता है कि हम लोग जिस वक्त ये ग्रामर तैयार करने लगते हैं हमें उसकी बाउंड्रीज नहीं मिलती, ठीक है। एक यूट्यूब चैनल खोलते हैं, एक बुक खोलते हैं, उसमें फलां कॉन्सेप्ट, वो इतना बड़े हो जाते हैं वो कॉन्सेप्ट्स, हमें उसकी बाउंड्रीज नजर नहीं आती। जिस वक्त तक एक बंदे को एक सिलेबस की बाउंड्री नहीं पता, वो कभी भी सिलेबस को कवर नहीं कर सकता। मैं आपको सिलेबस की बाउंड्री बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा
कि आपने इंग्लिश में पीएचडी नहीं करनी। सीएसएस या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एक खास सेट ऑफ ग्रामर है, ठीक है, जिसका तल्लुक राइटिंग से है, ठीक है। उसके अलावा जो ग्रामर है वो हमारे किसी काम की नहीं है, और ये चीज मैं आपको पास पेपर से प्रूव करके बताऊंगा, 20 ईयर के पास पेपर से मैं आपको ये चीज प्रूव करके बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद हम लोग आ जाएंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच पे। पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या मैजिक होगा, इसमें मैजिक ये होगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, अब इस पे 2 हफ्ते क्लासेस होंगी, ये तो यहाँ पे सिर्फ एक बात लिखी हुई है। उन 2 हफ्तों में होगा ये कि मैं आपको पास्ट पेपर, जो सीएसएस के पास्ट पेपर्स हैं सारे, हम उनको उठाएंगे और इस तरीके कार से आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाई जाएंगी कि सीएसएस का कोई भी पेपर जिस वक्त आपके सामने रखा जाएगा, और हमारे सेशन में ही फिर मैं टेस्ट लेता होता हूँ, ठीक है, और स्टूडेंट्स खुद उस चीज़ को सॉल्व करते हैं। तो 90%, 80 to 90% वो जो सारे एमसीक्यूज जो आपको मुश्किल और नामुमकिन लग रहे थे, वो सारे आप अपने हाथों से हल करो, ठीक है। आफ्टर दैट इस सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि इन सेंटेंसेस की टाइप्स क्या होती हैं और इसका प्रैक्टिकल यूजेज क्या होता है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कि ये जो कम्प्लेक्स सेंटेंस है ये थीसिस स्टेटमेंट बनाने में किस तरह काम करता है, ठीक है, और वो जो टैंगलिंग, मॉडिफायर और मुख्तलिफ गलतियां आती हैं उन्हें किस तरह अवॉइड किया जाता है। मैं आपको बताऊंगा ये जो कंपाउंड सेंटेंस है, पैराग्राफ बनाते वक्त जो आप पहली स्टेटमेंट बनाते हो जिसे टॉपिक स्टेटमेंट कहते हैं, उसमें इस चीज़ का क्या काम है और इसमें इस कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस का क्या काम है, ठीक है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये जो देखो पैराग्राफ जैसे टॉपिक स्टेटमेंट बना लो, नीचे सपोर्टिंग डिटेल्स देनी पड़ती हैं, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा वो जो ड्राफ्ट फैक्ट एंड फिगर पुट करते हो उसमें सिंपल सेंटेंसेस का क्या काम है, ठीक है। ये पैराग्राफ डेवलपमेंट में ये सेंटेंसेस आपको किस तरह काम करते हैं, ये नोट्स मेकिंग में जब तक आप सेंटेंस की बुनियाद को नहीं समझते, आप नोट्स मेकिंग और पैराग्राफ की बुनियाद को नहीं समझते। देखो, सेंटेंस बनेगा तो पैराग्राफ बनेगा, पैराग्राफ बनेगा तो ऐसे बनेगा या आंसर बनेगा ना, बुनियाद तो ये है, ठीक है। फिर उसके बाद सेंटेंस स्ट्रक्चर, इसमें मैं आपको ऐसी टेक्निक्स और ऐसे मेथड्स बताऊंगा। देखो, कोई भी अफलातून नहीं है वो जो प्रोफेशनल सेंटेंसेस लिखे होते हैं। एक तो मैं आपको बताऊं, यूट्यूब पे मेरी वीडियो है हाउ टू राइट एनी ऐसे इन जस्ट 20 मिनट्स, ठीक है, आप वो जाके देखो, उसमें मैंने ये टेक्निक अप्लाई भी की हुई, आपको नजर आ जाएगा कि मैं किस चीज़ के बारे में बात करूँ, ठीक है। इसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि प्रोफेशनल सेंटेंसेस किस तरह लिखे जाते हैं, ये सेंटेंस स्ट्रक्चर आखिर क्या बला होती है, वो जो वुड हैव और कुड हैव और मुख्तलिफ किस्म के सेंटेंसेस लिखे होते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, कंडीशन 1, 2 कंडीशनल, 3 कंडीशनल, ठीक है, ये आखिर क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब आगे इसके बारे में मैं बुक रीडिंग में आपको बात बताता हूँ। आफ्टर दैट टेंसेस आ जाएंगे। सबसे पहले तो उसमें हम ग्रामेटिकल एग्रीमेंट्स देखेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, नाउन प्रोनाउन एग्रीमेंट, प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट। और मैं आपको बताऊं ये जो आपकी राइटिंग में 70% गलतियां आती हैं ना, 70% वो ग्रामेटिकल एग्रीमेंट्स में आ रही होती हैं। या आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं कर पा रहे होते, ठीक है, या आप नाउन प्रोनाउन एग्रीमेंट नहीं कर पा रहे होते, या प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट नहीं कर पा रहे होते, या टेंस के एग्रीमेंट नहीं कर पा रहे होते। पैराग्राफ लिखते वक्त आपको ये नहीं पता होता कि यार ये पास्ट टेंस में लिखूं या प्रेजेंट में लिखूं, या मैं कौन सा टेंस ये लगा हुआ लिख रही हूँ या लिख रहा हूँ, ठीक है। और ये जो सिंपल सेंटेंस है ना, ये पता है जिस वक्त हम सेंटेंसेस लिखते हैं ना पैराग्राफ में, तो हमसे सेंटेंस खत्म ही नहीं होता, लिखते हैं लिखते हैं लिखते हैं, क्यों? क्योंकि हमें सिंपल सेंटेंस नहीं आ रहा होता, ठीक है। अच्छा, फिर लेक्चर तो टेंसेस के ऊपर एक स्पेशल होगा, वो तो आपको मजा आ जाएगा। आफ्टर दैट पंचुएशंस। अच्छा, पंचुएशंस का क्या काम है राइटिंग में? देखो, एक चीज होती है इंग्लिश एक्सप्रेशन, ये बड़ा ना ओवररेटेड किस्म का कॉन्सेप्ट है और इसके बारे में बड़ी गलत इंफॉर्मेशन है लोगों को। देखो, हम लोग समझते हैं कि जिसके पास बड़े मुश्किल मुश्किल अल्फाज हैं उस बंदे का इंग्लिश एक्सप्रेशन कहीं बड़ा जबरदस्त है। नहीं, ये 3 चीजों पर मुश्तमिल है। सेंटेंस स्ट्रक्चर आपका अच्छा हो, वोकैबुलरी आपकी सिंपल और प्रॉपर हो, और पंचुएशंस का आपको प्रॉपर यूज आता हो, ठीक है। और इस बात को मैं अभी साबित करके बताता हूँ कि वोकैबुलरी सिंपल और प्रॉपर होनी चाहिए। देखो, दुनिया की कोई भी न्यूयॉर्क टाइम बेस्ट सेलर बुक को उठा लो, दुनिया की किसी भी न्यूयॉर्क टाइम बेस्ट सेलर बुक को उठा लो, उसमें आपको अंग्रेजी कभी भी मुश्किल नहीं मिलेगी। देखो, वही बुक अफ्रीका में भी कोई पढ़ रहा है, वही बुक एशिया में मैं भी बैठा हुआ पढ़ रहा हूँ, वही बुक यूरोप में भी पढ़ी जा रही है, वही बुक सारी दुनिया में पढ़ी जा रही है, ठीक है ना जी। सो अब अगर तो ये वोकैबुलरी मुश्किल हो तो अफ्रीका में बैठे हुए किसी अफ्रीकन को, एशिया में बैठे हुए मुझे, ठीक है, किसी उर्दू बोलने वाले को, हिंदी बोलने वाले को, बंगाली बोलने वाले को ये कभी भी समझ नहीं आएगी। कभी भी कोई बुक न्यूयॉर्क टाइम बेस्ट सेलर तब बनती है जब ये सारी दुनिया के लोग उसे पढ़ें, और सारी दुनिया के लोगों को मुश्किल वोकैबुलरी समझ नहीं आती। उसके लिए शर्त है वोकैबुलरी बड़ी सिंपल होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर वोकैबुलरी सिंपल और प्रॉपर है तो बुक पढ़ने का आपको मजा क्यों आता है, ठीक है, आपको क्यों टेस्ट आता है उन सेंटेंसेस का, आपको क्यों लगता है कि यार बड़ा जबरदस्त राइटर्स ने बड़ा प्यारा लिखा हुआ है? 2 चीजें, उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर अच्छा होता है, उसे वो सीक्रेट ट्रिक्स आती हैं, ठीक है, ये जो मेथड्स और टेक्निक्स होती हैं प्रोफेशनल सेंटेंसेस लिखने की उसे वो आती है, नंबर 1। और उसे पंचुएशंस का इस्तेमाल बड़ा जबरदस्त आता है, ठीक है। आप कोई भी न्यूयॉर्क टाइम बेस्ट सेलर बुक उठा के देखो, मेरे पास अभी मेरी टेबल पे 20-30 पड़ी हुई है, ठीक है, मैं आपको अपने 5 साल प्रैक्टिकल तजर्बे की बुनियाद पे बता रहा हूँ। उसमें कभी भी मैंने मुश्किल वोकैबुलरी नहीं देखी, उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर खूबसूरत हुआ है, उसका यूज ऑफ पंचुएशंस खूबसूरत हुआ है, ठीक है। आफ्टर दैट आ जाओ, एक और चीज हम अपने सेशन में देखेंगे,
वोकैबुलरी का इशू, देखो मैं आपको बताऊं, आप कभी भी ना 1000, 10,000, 5,000 वर्ड एक तो याद नहीं कर सकते। मेरे जैसा बंदा तो नहीं कर सकता। अगर कर भी लेते हो, वो कभी आपको काम नहीं आएंगे। ठीक है, मैं आपको एक चीज बताऊं ना, पाँच, मैं खुद जो इस्तेमाल करता हूँ 500 वर्ड्स की वोकैबुलरी। ठीक है, ठीक है, 500 वर्ड्स की वोकैबुलरी मैं इस्तेमाल करता हूँ। आप मेरी वीडियोस देख लो। उस वोकैबुलरी को तैयार करने का मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा। देखो, इंट्रोडक्शन जब बंदा लिखता है ना, देखो एक ऐसे में या किसी आंसर में क्या होता है, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन होता है कि नहीं होता? बॉडी में क्या होता है? नेक पार्ट होता है, मेन आर्ग्यूमेंटेशन होती है और सोल्यूशन होते हैं। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, इंट्रोडक्शन की एक अपनी खास वोकैबुलरी है। ठीक है, कोई 50-100 वर्ड्स की खास, वो वर्ड्स हमेशा जिस चीज का इंट्रोडक्शन लिखोगे उसमें काम आएंगे तुम्हें। कंक्लूजन की भी इसी तरह खास वोकैबुलरी है। ठीक है, आप किसी का भी कंक्लूजन लिखा हुआ देखो ना, ठीक है, देखो फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, टू सम अप जिस तरह लिखा हुआ होता है कंक्लूसिवली, ये एक वर्ड मैं बता रहा हूँ। इस तरह कोई चीज़ होती है जो कंक्लूजन में ही काम आती है, कोई चीज़ होती है जो इंट्रो में ही काम आती है। इस तरह सोल्यूशंस की अपनी वोकैबुलरी है जी, इंक या इम्प्लीमेंट या इनेक्ट पॉलिसी, इस तरह अपनी इसकी खास वोकैबुलरी है। ठीक है, इस तरह हर पार्ट के लिए ना अपनी कुछ खास वोकैबुलरी है। अगर आप इस तरीके कार से 1000 से 1500 वर्ड्स की वोकैबुलरी तैयार कर लो, और ये मैं बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, अगर इस रास्ते में, इस तैयारी के रास्ते में आप सिर्फ 5 वर्ड्स की वोकैबुलरी तैयार कर लोगे, और मैं आपको तरीकेकार सारा इस सेशन में बताऊंगा, और अपने मैं आपके सामने एसेस रखूंगा, अपनी बुक रखूंगा, बुक्स जो मैंने मुख्तलिफ लिखी हुई हैं एसेस पे, उनमें फिर मैं आपको पॉइंट आउट करूंगा कि ये देखो, ये मैंने 30 एसेस लिखे हुए हैं, ये सोल्यूशन पार्ट्स आपके मैं आपके सामने रखूंगा। आप फिर देखना, मैं बार बार उन्हीं वर्ड्स को यूज कर रहा होता हूँ, और आप हैरान हो जाओगे कि कितनी सफाई से वो वर्ड्स यूज होते हैं, और खास वोकैबुलरी है। आपको लगेगा कि यार इस बंदे के पास तो बहुत बड़ी वोकैबुलरी है, मगर जब आप डीप डाउन जाओगे, जब मैं आपको एनालिसिस कराऊंगा अपनी वोकैबुलरी का, आप हैरान हो जाओगे। आफ्टर दैट पुत्र, हम लोग आ जाएंगे बुक रीडिंग के ऊपर। ठीक है ना जी, सबसे पहली चीज तो ये होगी इस सेशन में ना, देखो एक बुक रीडर है, बुक में पैराग्राफ लिखे होते हैं ना, देखो ये पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं। पैराग्राफ्स में क्या होता है? टॉपिक सेंटेंस होता है, कंक्लूडिंग सेंटेंस होता है, टॉपिक सेंटेंस होता है, कंक्लूडिंग सेंटेंस होता है, टॉपिक सेंटेंस होता है, कंक्लूडिंग सेंटेंस होता है। सबसे पहले तो सेंटेंस स्ट्रक्चर समझ गए हो आप, आपको पता लग गया टॉपिक सेंटेंस क्या है। ठीक है, टॉपिक सेंटेंस क्या है, टॉपिक सेंटेंस क्या है। अब आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी समझते हो, सिंपल भी समझते हो, कंपाउंड भी समझते हो, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी समझते हो, सपोर्टिंग डिटेल्स पे भी समझते हो, हर चीज पे समझते हो ना। सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपको पता, अब ये नहीं है वुड हैव बीन आएगा या कुड हैव बीन आएगा तो आप वो परेशान हो जाओगी कि जब तो मुझे जुमले का मतलब ही नहीं समझ आ रहा। ठीक है, एक तो ये आपकी बुनियादी अंडरस्टैंडिंग की वजह से आपको किताब समझ ज्यादा आएगी। ये जो हुक्स दी होती हैं एक पैराग्राफ से दूसरे को, कनेक्टर्स दिए होते हैं, ठीक है, रेलेवेंस रखी होती है, कनेक्टिविटी। एक तो आज जितनी आपको किताब समझ आती है सेशन के बाद 50% किताब उससे ज्यादा समझ आने लग जाएगी, समझ। दूसरी चीज, दूसरी चीज ये है कि इस पर मैं आपको एक लेक्चर दूंगा जिसमें मैं आपको ये सिखाऊंगा एक्टिव रीडर कैसे बनते हैं। ठीक है, मैं आपके सामने अपनी किताबों की स्क्रीनशॉट्स रखूंगा कि किताब पढ़ने का तरीका क्या है। ये जो हाईलाइटर है ना, हाईलाइटर, ये मैंने 3 रंग रखे हैं, हमेशा से मैंने 3 रंग रखे हैं। मैं आपको इन 3 रंगों का इस्तेमाल बताऊंगा कि आखिर बुक में इन 3 रंगों को किस तरीके कार से इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा एक्टिव रीडर किस तरह बना जाता है, बुक्स को नोट्स लेने के लिए किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, बुक में से ज्यादा डेटा किस तरह निकाला जाता है। ठीक है, और एक दफा आप बुक रीडर बन गए ना, देखो ये वही दरख्त वाली बात है, एक दफा आप बुक रीडर बन गए ना, ये जड़ है, जड़ से ये मसला हल हो गया ना, ऊपर से नोट्स लेने के मसाइल, ऊपर से हजारों लाखों किस्म के मसाइल जो हैं वो खत्म हो जाएंगे तुम्हारे। जाहिर है फिर वो हजारों दुकानें तो बंद होती हैं, इसलिए आपको बुक रीडिंग कोई भी नहीं सिखाता। देखो मुझे एक चीज बताओ, कुरान पाक बुक है, सीखते हो कि नहीं सीखते हो? अब अरबी पढ़ना सीख के हो, ठीक है, रट्टा मारते रहते हो अरबी का, मुझे ये चीज बताओ, अभी तक अरबी का मतलब नहीं सीखे हो, क्या तुम्हें कुरान का एक लफ्ज भी समझ आया है? आज तक तुम्हें कुरान का एक लफ्ज भी समझ नहीं आया, मुझे एक लफ्ज भी समझ नहीं। क्यों? हम लोगों ने अरबी सीखी ही नहीं है, हमें बस इतना ही बताया गया जी भाई वो पढ़ो तो 10 नेकियां मिलती हैं, बस हमने भी 10 नेकियों के चक्कर में अल्लाह की बात समझने की कोशिश ही नहीं की। ठीक है, इस तरह बुक रीडिंग प्रॉपर एक स्किल है। ठीक है, आपको हर एक चीज पे सेशन दिया जाता है, नोट्स मेकिंग फला फला फला, बुक रीडिंग पे कोई सेशन नहीं दिया जाता, जबकि मेन जड़ जो है वो बुक रीडिंग है, मेन स्किल बुक रीडिंग है। अगर एक बंदे को बुक रीडिंग आ गई, वो बंदा तो दुनिया से आके निकल गया। अब ये देखो, जैसे मैं अपने सेशन में आपको ये 5 साल का एक्सपीरियंस दूंगा, बुक रीडिंग देती है। जब इंसान एक बुक पढ़ता है ना, किसी बंदे का 100 साल का एक्सपीरियंस गेन करता है, उस बंदे ने जो लाखों रुपए लगाए, जो टाइम लगाया, जो नुकसान किए, वो उससे बच जाता है। ठीक है, तो बुक रीडिंग आपको तभी ही नहीं सिखाई गई कि अगर आप बुक रीडिंग पे लग गए, एक तो आपका माशरा आगे निकल जाएगा। हर यहूदी साल में 70+ बुक्स पढ़ता है, जबकि हर पाकिस्तानी साल में 4 सफ़े पढ़ता है, वो भी 4 सफ़े तब कि वो जो मैं 20 किताबें मैंने खत्म की हैं मेरे पूरे शेयर पे, तो वही डिवाइड होकर 4 सफ़े बन जाएंगी। ठीक है, सो इंशाल्लाह आपकी बुक रीडिंग स्किल पे काम किया जाएगा, और आफ्टर दैट सेशन आपकी बुक रीडिंग स्किल्स इंशाल्लाह 70 to 80% बेहतर होगी होंगी। ठीक है, इस सेशन में कोई रटे वाली चीज़ नहीं है। वो लोग जो चाहते हैं कि उन्हें कोई हैंडमेड चीज़ मिल जाए, कोई रटा मिल जाए, ये उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये उन लोगों के लिए जो एग्जाम की आखिरी रात को बैठ के पेपर क्लियर करने वाले रिस्की किस्म के लोग होते हैं। ठीक है, जिनका माइंड जो कुछ करना चाहते हैं, जिन पे कोई भूत सवार है। आखिरी थिंग, लास्ट थिंग ये जी, आपके लिए एक सरप्राइज बॉक्स है। ये जो 1 पेपर MCQ जॉब वाला पोर्शन आएगा, ठीक है, ये 7 से 10 दिन का पोर्शन होगा। ठीक है,
इसमें मैं आपको बताऊंगा कि मेरे वो कौन सी ट्रिक्स थी जो मैंने फॉलो की। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, मैंने कभी गजेटेड जॉब से नीचे मैं किसी टेस्ट में बैठे ही नहीं हूँ। ये 15, 14, 13, 12 के लिए जो आती है, ठीक है, लोग कहते हैं जी ये तो मगरूरी है, बट इंसान को सबसे पहले अपनी रिस्पेक्ट करनी पड़ती है, ठीक है। उसे पता होता है कि यार मेरी स्किल्स हैं, मेरे लिए उससे नीचे कोई चीज़ है ही नहीं। और मैनेजमेंट कैडर के अलावा मैंने कभी किसी जॉब के लिए बैठना पसंद नहीं किया, ठीक है। फिर मैं उसको बताऊंगा कि मैंने सिर्फ ये टेस्ट क्लियर नहीं किया, आई हैव बीन अमंग पोजीशन होल्डर्स, आई हैव बीन अमंग मेरिट लिस्ट, ठीक है। और ये जो सारी चीज़ है, ये 10 टेक्निक्स हैं जो मैंने 3 साल में डेवलप की। ये डेवलप किस तरह हुई ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसमें 5 ट्रिक्स जो हैं वो पेपर से पहले काम करती हैं, और 5 ट्रिक्स जो हैं वो ड्यूरिंग पेपर काम करती हैं। वो जो लोग कहते हैं ना जी तुक्का, उसने तुक्का मारा जी उसका चल गया, तुक्का मारने का भी एक प्रॉपर तरीका कार है, और मैं आपको बताऊंगा। और एक ऐसा टेस्ट भी था जिसमें 40+ एमसीक्यूज मेरे तुक्के पे ठीक हुए, ठीक है। बट वो जैसे मैं आपको बताऊंगा कि ये तुक्का मारने की स्ट्रेटेजी क्या है, तो आपको मजा आएगा, आपको पता चलेगा कि यार इस बंदे ने काम किया हुआ है, ठीक है। इसने 3 साल इन चीज़ों पे काम किया, 3 साल में अगर 10 टेक्निक्स बनी है तो दे वर्थ इट। सो दैट्स इट सी। और इसके साथ और हज़ारों किस्म की चीज़ें, ठीक है, जो अभी बताई नहीं जा सकती, जाहिर है 40 दिन कहाँ और ये 30-40 मिनट की वीडियो कहाँ। बट फॉर दोज हु वांट टू चेंज द डायरेक्शंस ऑफ देयर लाइफ, ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी अ लाइफ चेंजिंग वर्कशॉप। और पाकिस्तान में ऐसी वर्कशॉप्स के कॉन्सेप्ट नहीं है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम 5 मई से हम लोगों की वर्कशॉप स्टार्ट हो रही है। आप आएँ, कॉन्टेक्ट करें, आई विल प्रोवाइड यू द डिटेल्स, और इंशाल्लाह आपके सफ़र को 4 चांद लग जाएंगे, ठीक है ना जी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।